नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज के इस लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर। दोस्तों, भारत एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक, इन तीनों क्षेत्रों में जो अपहीवल्स हैं, जो रेस्टलेसनेस है, वो देखते ही बनती है। सामाजिक ताना बाना पिछले कुछ वर्षों में भारत का छिन्न भिन्न हो गया है। आर्थिक नीतियां कुछ इस प्रकार की रही हैं जहां पर जो लोग धनी थे, रिच थे, वो और ज्यादा धनी हो गए हैं, लेकिन जो गरीब था वो और ज्यादा गरीब हुआ है। असमानता बहुत ज्यादा बढ़ी है। राजनीति जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है, लेकिन जिस रूप में हमारे सामने आ रही है और लोकतंत्र की परंपराओं को, मर्यादाओं को जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन ध्वस्त किया जा रहा है, उससे कई बार शंकाएं उत्पन्न होती हैं कि क्या भारत वास्तव में सही दिशा में जा रहा है। मुझे शब्द याद आते हैं बाबा साहब अंबेडकर के, जब भारत के संविधान के बारे में उन्होंने कहे थे कि मुझे यकीन है कि भारत की आने वाली जनरेशन, पुश्तें जो होंगी, वो इस किस्म की होंगी कि वो त्याग कर पाएंगी, मोह माया से दूर रहेंगी और देश सेवा के अंदर एक नए आयाम स्थापित करेंगी और उस देश को अपने कंधे पर लेकर आगे जाएंगी, खासतौर से हर क्षेत्र के अंदर। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें बेमानी है, क्योंकि जिस किस्म से विशेष रूप से सत्ताधीश हमारे इस समय बिहेव कर रहे हैं, वो दुख होता है, दर्द होता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। लोकतंत्र पर होते प्रतिदिन के प्रहार विचलित कर रहे हैं हर व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो कर्मचारी हो, किसान हो, जवान हो, मजदूर हो। कोई वर्ग ऐसा नहीं देश का जो विचलित ना हो। क्या इससे कोई मुक्ति है? क्या इसका कोई समाधान है? प्रश्न बहुत सारे हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज हमने एक ऐसे विद्वान को आमंत्रित किया अपने कार्यक्रम में, जिन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन रवायत है। हमारे साथ है आज पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री श्री सोमपाल शास्त्री जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। न्यूज टाइम के। नमस्ते नमस्ते दिनेश जी। सर, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े, सौभाग्य की बात है हमारे लिए। सोमपाल जी, जो देश में घटित हो रहा है, चाहे पार्लियामेंट का उद्घाटन हो, चाहे पहलवानों के साथ जो उनके साथ जो एक तरह से बिहेव किया जा रहा है, आज तो वो मेडल गंगा में बहाने की बात कर रहे हैं, आर्थिक स्थितियां हो, इस सबसे पहले मैं राजनीतिक परिदृश्य पे आऊंगा। सामाजिक और जो आर्थिक है उसको थोड़ा सा बाद में लेता हूं। आप राजनीतिक परिदृश्य को किस रूप में देखते हैं? क्या परिकल्पना थी और हम कहां पर आ गए हैं? इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं दर्शक हमारे बेताब हैं आपका उत्तर जानने के लिए। सोमपाल जी। दिनेश जी, वर्तमान परिदृश्य का अगर कुल मिलाकर आकलन करने की बात हो तो निराशाजनक लगता है, क्योंकि राजनीति के वैसे तो बहुत से तत्व हैं, खासतौर से लोकतंत्र के संदर्भ में, परंतु तीन बात जो हैं ये बहुत चिंता उत्पन्न करती हैं। पहली बात तो ये कि भारत का कुछ भाग्य ऐसा रहा है कि कुछ काल को छोड़कर एक सक्षम विपक्ष जो है वो अनुपस्थित रहा है। ये स्थिति करीब 40-45 वर्ष तक कांग्रेस के शासन में रही, जिसको आप पत्रकार लोग, चिंतक लोग टीना फैक्टर कहा करते थे, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं प्रस्तुत है। तो आज फिर वही स्थिति बनी है, और जब भी इस प्रकार की स्थिति बनती है, विपक्ष अनुपस्थित हो जाता है, तो सत्ता पक्ष के लोगों का अहंकार आसमान छूने लगता है। उसके बहुत से प्रमाण उपलब्ध हैं, उस विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरा ये कि जो राजनीति का संस्थागत स्वरूप है वह समाप्त होता जा रहा है। अगर आप पूरे परिदृश्य के ऊपर नज़र डालें तो आप बंगाल से चलिए, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आपका महाराष्ट्र, हमारा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो
3-4 पुराने दल रहे हैं, और बिहार और आपका झारखंड और फिर इसी तरह से पंजाब। तो यहाँ कुछ व्यक्तियों और घरानों का प्रभुत्व रहा है, और कमोबेश वही जो रोग है, अंग्रेजी में जिसको सिंड्रोम कहते हैं, दैट इज सीपिंग इनटू द बीजेपी आल्सो ऑफ लेट। मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, और मैंने उस समय देखा है जब श्री वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, माननीय अडवाणी जी थे, सबको मालूम है कि उनके बीच में भी कई तरह के आपस में मतभेद हुआ करते थे, उनकी अफवाहें भी उड़ती थी, परंतु वो दोनों इतने संयत, सुसंस्कृत और इतने परिपक्व और विवेकशील व्यक्ति थे कि उनकी कभी बाहर भनक नहीं होती थी, और सब चीज़ें। और मैं मंत्रिमंडल में बैठता था। आपने मुझे कृषि मंत्री कहा, मैं कृषि मंत्री नहीं रहा, मैं कैबिनेट रैंक मिनिस्टर नहीं था, आपको बता दूं। मैं राज्य मंत्री स्तर का मंत्री था, परंतु मैं सीधे सीधे प्रधानमंत्री के अंतर्गत उनके नीचे काम करता था, और कृषि के साथ मुझे उन्होंने जल संसाधन मंत्रालय और बहुत सारे विषय अनौपचारिक रूप से दे रखे थे। तो मैं इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि उस समय मंत्रिमंडल में जो भी विषय लाया जाता था किसी भी मंत्रालय के द्वारा, उसके ऊपर बहुत गर्मा गर्म ही नहीं बल्कि कई बार बहुत तीखी और कटुतापूर्ण बहस होती थी। और कई ऐसे अवसर मुझे याद हैं, उनका विवरण फिर कभी दूंगा, कि जैसे मैं कुछ चीज़ें लाया तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी उससे पहले और उस समय भी उससे सहमत नहीं होते थे, परंतु जब हम तर्क प्रस्तुत करते थे तो वो न केवल उससे सहमत हो जाते थे बल्कि पूरी प्रतिबद्धता और अधिकार के साथ और उदारता के साथ उसको क्रियान्वित करते थे। ये जो विशालता थी। इसी प्रकार एक आध बार मेरा अनुभव हुआ कि राजनीतिक सभाओं में बहुत बड़ी कुछ तो ऐसी थी जिसमें 1-1 लाख से ऊपर व्यक्ति थे, तो मैंने परोक्ष रूप में किसी विपक्ष के नेता के खिलाफ, नाम लेकर नहीं पर किसी इशारे में कोई टिप्पणी कर दी। तो जब मैं उनके साथ उनको छोड़ने गया जिस सभा में वो आए थे, तो मुझे कहा कि सोमपाल, तुम बच्चे हो, मेरे मित्र के पुत्र हो, बहुत दिन दूर जाना है राजनीति में, बाकी चीज़ें तुमने बहुत अच्छी कही, पर ये जो विपक्ष के नेता के विरुद्ध इस तरह की आपने परोक्ष कही, ये बात आपके मुंह से बहुत गलत निकल गई, ऐसी जबान पर बात कभी मत लाना। ये मर्यादाएं थी। ये मैंने एक उदाहरण दिया, वो जब कभी मिलूंगा तो नाम भी आपको बता दूंगा, सार्वजनिक करना अच्छा नहीं लगेगा। और तीसरी बात ये कि जिन बातों को आप अपने घोषणा पत्र में कहा करते थे, तो ये तो होता था कि मान लीजिए जैसा आपने कहा, थोड़े बढ़ चढ़ कर आपने वायदे कर दिए, उनको क्रियान्वित करने में कुछ तो तत्परता दिखाई जाती थी, परंतु ये तो पूरी एक ऐसी श्रृंखला है, पूरी एक गिनती करते करते आप थक जाएंगे, जिसमें मेरा जो विषय रहा है कृषि में, क्योंकि स्वयं कृषक रहा हूँ और आज भी हूँ, कि जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात कही थी, C2 के ऊपर 50% जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की बात कही थी, उनकी आय दोगुना करने की बात कही थी। आपके यहाँ महाराष्ट्र में और हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो गन्ने पर आधारित है, उसके मूल्यों में वृद्धि की बात 2017 के विधानसभा चुनाव में 400 रुपया करने की कही थी। और जो गन्ना क्रय अधिनियम है उसमें 14 दिन के अंदर भुगतान करने की बात है, उसको 14 दिन में करने की बात कही थी, उनमें से एक का भी अनुपालन नहीं किया गया। तो ये जो इस तरह का, और चौथी एक और बात कि भारत को एक बात से मैं ज़रूर गौरव अनुभव करता हूँ, मैं करीब 45-46 देशों में गया हूँ, कि जो विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान आदि, इनको छोड़कर जो दूसरा विश्व है बाकी, उसमें भारत गौरव के साथ ये कह सकता है कि हमने लोकतंत्र को अपनी जीवन पद्धति बना लिया, और विदेशी भी इस बात के लिए हमारा सम्मान करते हैं और इस बात की हमारी प्रशंसा करते हैं। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में गया हूँ, परंतु आज उस लोकतंत्र को जिस तरह से उसका दम घोटा जा रहा है और जिस तरह से उस संस्थागत स्वरूप को समाप्त किया जा रहा है, सत्ताधारी पक्ष के अंदर भी उस समय बहुत बहसें हुआ करती थी। मैं तो राष्ट्रीय कारिणी का सदस्य था, उसमें भी खुले में बहुत बहस होती थी, आज तो उसका कुछ नहीं रहा। तो ये जो दिशाएं हैं,
ये चिंताजनक है। ये मैं आकलन करना चाहता हूँ। और इसमें जो सबसे भारी चिंता का विषय है वो विपक्ष का एकदम अनुपस्थित और बिखरा हुआ होना है, और उसके एक होने के संकेत थोड़े थोड़े मिल रहे हैं, पर वो बहुत ही क्षीण से हैं, कोई स्पष्ट संकेत दिखाई नहीं दे रहा है। उससे चिंता होती है। सर, संसद का उद्घाटन होता है जी। संसद देश की है, देश का प्रथम नागरिक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उन परंपराओं को, उन मर्यादाओं को, उन संस्कारों को भुला दिया गया है। क्योंकि आज भी हमारे घरों में जब कोई पूजा पाठ होता है, कोई इस किस्म के एक सेरेमनी होती है, रिचुअल्स होते हैं, तो बुजुर्गों को सबसे आगे रखा जाता है। हमारा प्रथम नागरिक जो है वो सबसे आगे होना चाहिए था। पर शायद इस व्यवस्था को तो विपक्ष की ही जरूरत नहीं है, और शायद एक मैसेज ये है कि आई कैन डू विदाउट यू, आई डोंट नीड यू। एक ब्लंट सा मैसेज है। ये जो बदलाव है ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, और यहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो सब कुछ, क्या कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेट करके देश को आगे ले जाना चाहता है। हर चीज एक ही जगह से निकल रही है। बाकी जैसे आपने कहा कि आपके समय में, अटल जी के समय में बहस होती थी और सब कुछ होता था, वो सब तो बंद हो गया है। लोकतंत्र तो है ही नहीं अब सब कहीं। सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और वैसे तो ये मेरा जो मूल तर्क था और जो मैंने अपनी अवधारणा आपको बताई कि उससे जो सत्ता पक्ष है वह निरंकुश हो जाता है, तो उसी की पुष्टि होती है। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इसमें कुछ नहीं था। उस जो उद्घाटन का जो भी वहाँ शिलालेख वगैरह लगा होगा, तो प्रधानमंत्री होने के नाते उनका नाम तो लिखा ही जाता उसमें, चाहे उसको राष्ट्रपति उद्घाटित करते या उसमें कौन लोग उपस्थित रहते, तो उसमें उनका नाम तो लिखा ही जाना था। पर अकेले उन्हीं का लिखा जाए, यह निश्चय करना, ये निश्चित रूप से उस समावेशी राजनीति को तिलांजलि देने का जो है वो अद्यतन प्रमाण है, लेटेस्ट उसका प्रूफ है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वो निरंकुशता, वो अहमता तो बनी है। और जिस धर्म और जिस संस्कार की आप भी बात कर रहे हैं, और जिस धर्म और संस्कार का हम इतना ढिंढोरा पीटते हैं, उसमें तो समावेशिता जो है उसका गुण है। मैं कोई संस्कृत का या वेद का विद्वान नहीं हूँ, परंतु मैंने जितना पढ़ा है उसमें वैदिक जो विषय का वितरण है, विभाजन है, उसमें 3 बात कही है कि वैदिक ऋचाएं मूल ज्ञान प्रदान करती हैं, यजुर्वेद उन संकेतों को प्रदान करता है जिनके माध्यम से आप किसी भी कर्म के विधि विधान को सीखें, खाली यज्ञ के नहीं, यज्ञ तो उसका प्रतीक है, कोई भी काम हो। और उन दोनों के प्रभाव से जो समष्टि भाव और समभाव और स्थित प्रज्ञता व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है, उस भाव को साम कहा है। तो भाव की दृष्टि से उनका विषय विभाजन है। तो उस समभाव का और समष्टि भाव का तो बाकायदा अभाव है। और उसमें सबसे पहला राइडर, सबसे पहली शर्त यह है कि सिद्ध पुरुष या धर्म पुरुष या जो सुलझा हुआ विवेकशील व्यक्ति है, वह है जो अपने अहम भाव को बिल्कुल समाप्त कर दे। और यहाँ तो अहम भाव की अभिव्यक्ति हर बात में होती है। तो ये तो उस धारणा के सर्वथा विपरीत है जिसका हम ढोल पीट रहे हैं कि हमारी संस्कृति इतनी बड़ी है और ये है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक चीज और हुई है शास्त्री जी की हमारा सामाजिक ताना बाना बहुत बिखर गया। हर जगह पर घृणा है, घृणा का वास है। इतनी ज्यादा घृणा है कि विपक्ष होता है उसको शत्रु पक्ष में परिवर्तित कर दिया गया, और अब तो उनको देशद्रोही भी कहा जाता है। किसानों को देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ना जाने क्या क्या कहा जाता है। सिखों को कहा जाता है, मुस्लिम्स को कहा जाता है, 80-20 कहा जाता है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और अब संसद जो बनाई है वहां से रोष के स्वर साउथ से उठने शुरू हो गए कि आपकी 888 सीटें कुछ यहाँ पर बनाई हैं आपने, तो वो तो वहीं पर रह जाएंगे, 130 से 150, 160 पे आएंगे, एक उत्तर प्रदेश ही उसके बराबर आ जाएगा।
ये किस किस्म का एक सिस्टम बनाया जा रहा है, व्यवस्था बनाई जा रही है, जहां पर किसी धर्म को हाशिए पे धकेल दिया जाता है, किसी एक पूरे भारत के एक हिस्से को हाशिए पे धकेलने की बात हो रही है? ये किस किस्म की सोच है, किस किस्म का विचार है, ये किस किस्म का संघवाद है ये? जी। दिनेश जी, आपने एक बात कही कि हम घर में पूजा करते हैं और ये सब करते हैं। देखिए, मैं तो इस विचारधारा का व्यक्ति हूँ कि या तो ईश्वर को आप मानिए मत, और अगर ईश्वर को आप मानते हैं तो वह सर्वव्यापी है। कोई कण ऐसा नहीं है संसार का जिसमें वह उपस्थित नहीं हो। तो वो आप पूजा पाठ करते हैं या नहीं करते हैं, इससे प्रभावित नहीं होता। आप ईश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं, उससे वह प्रभावित नहीं होता। वो तो आपका जो निर्णय और आपका न्याय करता है वो आपके कर्म से करता है। अगर आपने मन में कोई बात कही, वाणी से कोई बात कही, जब तक आप उसे कर्म व्यवहार में परिणत नहीं करते तो धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं आप। तो और दूसरी बात कि समाज और राष्ट्र के संदर्भ में मैं बार बार कहता हुआ इस बात को थकता नहीं हूँ, फिर दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि भारत के इतिहास के ऊपर आप दृष्टिपात करें, विशेषकर महाभारत से और अब तक का, क्योंकि उससे पहले का तो कोई इतिहास उपलब्ध है नहीं। महाभारत रामायण आदि को इतिहास ग्रंथ कहा जाता है हमारे, उनमें वो कोई लिखित और विधिवत लिखा हुआ इतिहास नहीं है। तो दो प्रवृत्तियों ने हमारे राष्ट्र समाज की सबसे ज्यादा क्षति की है, हानि की है। एक तो धर्म, संप्रदाय और जाति के आधार पर जो विभाजनकारी प्रवृत्तियां, और वह भी शासक और जो पुजारी वर्ग है उन्होंने, मैंने अभी एक कोट देखा, मैं आपको भेज दूंगा, वो कहीं होगा मेरे पास, महर्षि अरविंद का देखा, मुझे पूरे शब्द शायद याद नहीं है पर उसका सार ये है। महर्षि अरविंद ने कहा है कि democracy was a revolt of revolt or revolution of revolt of human soul against the hegemony and high-handedness of the rulers, feudal lords or worshippers, pujaris, and the traders. And socialism is the revolt against the hegemony of the capitalist and the rulers, and anarchy is likely to be the revolt against this bureaucratic socialism. तो जब इस तरह की व्यवस्थाओं में इस प्रकार की जटिलताएं और अन्याय अंदर आ जाता है तो उसके विरोध में लोग खड़े होते हैं। तो जिन परंपराओं की उनकी बात कही जा रही है, तो सबसे जो गलत परंपरा रही है, जिसके कारण आपके ध्यान होगा कि महमूद गजनी से लेकर और बाबर और तैमूर और चंगेज खां और अहमद शाह अब्दाली, आप गिनते रह जाइए, और उसके बाद उससे पहले अलेक्जेंडर और उसके बाद अंग्रेज, कुछ थोड़ी सी संख्या में और उस समय के परंपरागत हथियारों को लेकर आए। उस समय कोई एरियल बॉम्बिंग नहीं था, एटम बम नहीं था, बम्बार्डमेंट नहीं था, और इस तथाकथित महान राष्ट्र को रोनते चले गए। सैकड़ों साल हमें उन्होंने गुलाम बना के रखा। तो एक तो ये वृत्ति, और दूसरी, ये मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, ये पेट टॉपिक हमारा हुआ करता था ग्रेजुएशन में, कि क्या कारण और कारक रहे जिसके कारण भारत इतने लंबे समय तक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ रहा और यहाँ गरीबी रही। तो सब अर्थशास्त्रियों ने एक स्वर में लिखा है कि ये भारतीयों का भाग्यवाद और उनकी अकर्मण्यता, भाग्यवाद से जनित अकर्मण्यता, उसके कारण हम पिछड़े रहे। उन्हें अपने कर्म के ऊपर भरोसा नहीं रहा। मैंने ये बातें इसलिए कही, आपका समय तो ले लिया पृष्ठभूमि बनाने के लिए, कि इन दोनों प्रवृत्तियों को बाकायदा एजेंडा बनाकर दोबारा से थोपा जा रहा है समाज के ऊपर। तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसका मतलब ये है कि इतिहास से हमने कुछ सीखा नहीं। आखिरकार इतिहास पढ़ने का, उसके अध्ययन करने का उद्देश्य क्या होता है कि जहाँ हमसे व्यक्तिगत रूप से, हमारे परिवार से, हमारे समाज से, हमारे राष्ट्र से, वैश्विक समाज से जहाँ भूलें हुई है उनको हम सुधारें, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम अंगीकार करें, उनको आगे प्रचलित रखें। तो उसके विपरीत दिशा में देश को धकेला जा रहा है। जो विभाजनकारी प्रवृत्तियां हैं जिनके कारण ये धर्म परिवर्तन भी हुआ, मैंने तो जाकर देखा है आदिवासी क्षेत्रों में। आप ईसाइयों को कह रहे हैं, उन्होंने उनको पढ़ना सिखाया, उनको स्कूल दिए, उनको बराबर में बैठाया, तब वो उनकी ओर आकर्षित हुए। तब हमारे धर्म ये झंडाधारी और ध्वजधारी कहाँ चले गए थे। तो ये चिंता की बात है, मैं आपसे सहमत हूँ।
बहुत सारे ऐसे दर्शक भी हैं जो आपका भी धन्यवाद कर रहे हैं सर। एक प्रदीप है, एक सरकार हैं, एक कुछ और भी हैं ऐसा। तो वो आपको सुनना चाह रहे थे तो आप आए हैं, तो वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपने ये कमेंट्स के मेरी अंदर। ओर तो से भी उनका आभार कर दीजिए कि उन्होंने जी कम से जी कम जी। सुना। तो आजकल तो कोई सुनकर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो मैं आता हूं अर्थनीति पर। जिस किस्म का आर्बिट्रेरीनेस है, इंसिडेंटली वित्त के साथ मेरा भी संबंध रहा है व्यवस्था में, थोड़ा बहुत एक छोटे रूप में। तो जी थोड़ा बहुत मैं भी समझता हूं उस मामले में। तो जी लेकिन जिस किस्म की नीतियां हैं वो आ, धनी को और धनी बना रही हैं और गरीब को और गरीब बना रही हैं। जी जहां आपका जीडीपी $3.25 ट्रिलियन पे है, वही अगर मैं एक खास चीज पे नजर डालता हूं तो 55 क्या कहते हैं कि से 155 की जो दूरी होती है, लाख करोड़ की जो लोन्स हमारे बढ़ जाते हैं, सारी सारी जो डेट है हमारा बढ़ जाता है। और एक आंकड़ा हमेशा मुझे परेशान करता है, मैंने बांग्लादेश भी बहुत कवर किया सर, जी कि 2014 की बात है जब भारत की पर कैपिटा इनकम $1500 थी और जी बांग्लादेश की हमसे 20% कम थी, $1200 थी। जी वहां पर शेख हसीना आती है। मैं शेख हसीना जी को हमेशा मनमोहन सिंह का रेप्लिका मानता हूं। बहुत जी कम बात करती है, सधी बात करती हैं, लेकिन काम बहुत करती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आज इन 9 सालों के अंदर हम $1500 से 2000-2050 तक पहुंचते हैं। और जी इन्हीं 9 सालों में बांग्लादेश जो हमसे 20% कम था, $1200 पे था, वो बढ़कर आज $2800 पे है। भारत से 40% ज्यादा हो जाता है। यानी कि एक साइलेंट लीडरशिप भी होती है। और मनमोहन सिंह का भी जो जीडीपी का जो ग्रोथ है पिछले 10 सालों का उनका है, उसका एवरेज 7.06% है। जबकि मोदी जी का 9 सालों का जो ग्रोथ है 7% लगा इस साल का, तो भी वो 6% को टच नहीं करता है। ये जो अर्थनीतियां हैं जब गरीब तक नहीं पहुंचती हैं और 80-82 करोड़ को खाने को रोटी नहीं है और 5 किलो अनाज दिया जाता है, तो ये जो खामियां हैं उसके अंदर, उसके ऊपर कभी विचार नहीं किया जाता, कभी सोचा नहीं जाता कि किसी व्यक्ति की इनकम तो 70 करोड़ रुपए, 100 करोड़ प्रति घंटा बढ़ती है और कोई कोई खाने को भी मोहताज है। ये जो असमानता बढ़ती हुई है, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। बहुत महत्वपूर्ण आपने मुद्दा उठाया। प्राय ऐसी चर्चाओं में अर्थव्यवस्था की ऐसी चीज़ों को कम उठाते हैं। प्राय बेरोजगारी, बेकारी और महंगाई, इन चीज़ों को कहा जाता है जेनेरिक टर्म्स में, सामान्य भाषा में। पर आपने एक अर्थशास्त्र की भाषा में और सरल भाषा में उसको उठाया, इसके लिए तो आप साधुवाद के पात्र हैं। और मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को और इन देशों की प्रगति को, विशेषकर जिसको डेवलपिंग वर्ल्ड कहा जाता है, विकासशील विश्व, उसके ऊपर मैं भी नज़र रखता हूं। परंतु बांग्लादेश का जो उदाहरण आपने दिया वो बहुत ही समीचीन है, बहुत सामयिक है और बहुत उचित भी है। उसी के साथ पाकिस्तान का है। मतलब जिस बात की मैं चिंता प्रकट कर रहा हूं, उन्हीं विभाजनकारी प्रवृत्तियों के कारण आज पाकिस्तान कहाँ चला गया। एक समय जब वह स्वतंत्र हुआ, मैं 5 वर्ष का था, तो उस समय बाद में जब हमने थोड़ा पढ़ा तो सब कहते थे कि जितने फूड सरप्लस एरियाज थे, जितने भी खाद्यान्न उत्पादन के अच्छे क्षेत्र थे, वो पाकिस्तान में चले गए थे। और उनके अनाज और जो आवश्यक जिनसों के भाव और उपलब्धता थी वह भारत से कहीं बेहतर थी। हमारी परिस्थितियां अधिक कठिन थी, उससे हम बाहर निकले, बात की। तो ये जो आपने कंपैरिजन किया, ये तुलना की है दिनेश जी, ये बहुत ठीक है और वास्तव में ये आंख खोलने वाली है। जबकि बांग्लादेश की जो शायद जनसंख्या की का घनत्व है, वो शायद भारत के से कुछ ज्यादा होना चाहिए, जहां तक मेरा ज्यादा ख्याल है। मेरे ज्यादा पास आंकड़ा है, नहीं है। 17 करोड़ की आबादी है इस समय वहां पर। आप करोड़ का सवाल नहीं है, जो पर स्क्वायर किलोमीटर जो घनत्व माना जी, जाता है वो कितना है, वो मैंने इंडिया अभी, से ज्यादा है, हाँ, भारत से ज्यादा अद्यतन है। आंकड़े नहीं देखे, पर वो ज्यादा होना चाहिए उनका। जी जी। उसके बावजूद उन्होंने प्रगति की है। और कई क्षेत्रों में तो मैंने देखा है, जैसे टेक्सटाइल का सारा बिजनेस उनके पास चला गया। मेरे तो एक दो बहुत निकट संबंधी हैं जो वहाँ की कंपनियों में उनके मुख्य प्रबंधक के तौर पर काम कर रहे हैं। तो आश्चर्यजनक प्रगति की है। और इस बात से भी मैं सहमत हूँ आपकी कि हसीना वाजेद कभी अपना इस प्रकार का दिखावा और प्रचार नहीं करती, चुपचाप काम करती हैं। और उन्होंने इस देश को, अपने देश को हमसे बेहतर प्रगति। दूसरी बात आपने आर्थिक विषमता की कही।
उसमें तो कहने की आवश्यकता नहीं, सरकार के अपने आंकड़े, नीति आयोग के भी, और जो हमारा जो आंकड़ा विभाग है, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और जो मंत्रालय है, योजना और क्रियान्वयन मंत्रालय, उनके आंकड़े स्वयं प्रदर्शित करते हैं कि ये विषमता बढ़ी है। और ये बात आपने सही कही कि जीडीपी की ग्रोथ जो है दिनेश, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। वो 7% हो, 8% हो। प्रश्न ये उठता है कि जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है पिछले वर्षों में या प्रत्येक वर्ष होती है, वो आखिर जाती किसकी जेब में? अगर आप अर्थव्यवस्था के घटकों को देखें तो उसको प्राय 3 घटकों में विभाजित करने का रिवाज है अर्थशास्त्रियों के द्वारा। एक कृषि का क्षेत्र है, उद्योग का, जिसे विनिर्माण का क्षेत्र कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और तीसरा सेवा का क्षेत्र है। तो अगर आप खेती और इन क्षेत्रों की बात करें तो जब हम आज़ाद हुए 1951 में पहली बार ये आंकड़े प्रकाशित हुए, तो खेती के ऊपर जनसंख्या की निर्भरता 75% हुआ करती थी, और खेती का योगदान राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में 61% होता था। और आज की तारीख में 58% निर्भरता है, और खेती का योगदान घटकर 14 और 15% आ गया। तो हमारे अर्थशास्त्री कई बार कहते हैं कि खेती शायद जो है वो इतने उसका प्रबल योगदान नहीं रहा, पर उसका एक मुख्य कारण जिसके ऊपर किसी ने अभी तक अनुसंधान नहीं किया, वो आंकड़े नहीं संकलित किए, कि जिस गति से खेती की जिन्सों के मूल्य बढ़े हैं और खेती के लागत की चीज़ों के दाम बढ़े हैं, और किसान या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा उपभोक्ता वस्तु जो खरीदी जाती है उनके दाम बढ़े हैं, तीनों में इतनी विषमता है कि ये खाई लगातार बढ़ती जा रही है। 1970 के मध्य तक भी खेती में काम करने वाले प्रति व्यक्ति की आय, पर कैपिटा इनकम, जितनी होती थी दूसरे क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की उससे 2.5-3 गुना होती थी। आज ये अंतर बढ़कर 1 और 19 का हो चुका है। तो ये जो विषमता है ये भी बहुत चिंता का कारण है, बहुत बड़ा। तो ये एक आखिरी प्रश्न करूंगा सर, क्योंकि समय की आपकी बाध्यता भी है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं आप और अगर सम्मान चाहें करता तो हूं उसका सर। जी। एक आखिरी प्रश्न करूंगा मैं। एक ऐसा विषय है जो मेरे दिल के करीब है। जनगणना का ना कराया जाना एक बहुत बड़ा क्राइम मानता हूं मैं सर, क्योंकि जनगणना ही वो एक टूल है जिसके द्वारा हम अपनी योजनाएं हैं उसको हम अपने सामने लेके आते हैं, बनाते हैं। लेकिन डेटा वैक्यूम हो जाए और सही हालातों के अंदर जनगणना ना कराई जाए, क्योंकि सरकार को डेटा पसंद नहीं है। और यही पहली ऐसी जनगणना थी जो टैब के ऊपर होनी थी, जहां बहुत सारे सवाल थे, जहां से ऑथेंटिक आंकड़े निकलते थे पर कैपिटा इनकम के। आपके घरों में गैस है, पानी है, पीएनजी है, या सिलेंडर आता है, जल है, टॉयलेट है, आपकी कितने मेंबर्स हैं, कितनी आपकी टोटल इनकम है, कहाँ क्या क्या सोर्सेज हैं, बिजली है, सब कुछ उसमें आना था। एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा निकल के आना था। सब कुछ हालात ठीक होने के बावजूद भी सरकार जनगणना नहीं कराती है। 1971 की वॉर के बाद भी मिसेस गांधी ने जनगणना करवाई थी, हालांकि विषम परिस्थितियां थी बहुत ज्यादा, जनगणना कभी रुकी नहीं, लेकिन इस सरकार ने नहीं कराई। ये मेरे लिए बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। छोटी टिप्पणी जरूर चाहूंगा इसके ऊपर। नहीं, जो एक ट्रेंड देखने में आ रहा है कि स्वस्थ परंपराओं को तिलांजलि देना, और जो पुरानी सड़ी गली परंपराएं और परिपाटियां थी उनको वापस दोबारा लाकर जनमानस में उनको स्थापित करना, उसमें जनगणना नहीं कराना, ये भी एक नया आयाम जुड़ा है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। हालांकि जहाँ तक योजना का सवाल है, अब कोई योजना बनाई नहीं जाती। मैं तो योजना आयोग का 5 वर्ष तक सदस्य रहा हूं, और उसमें एक बड़ी विचित्र बात होती थी। एक छोटी सी घटना याद आती है। उस समय मध्य प्रदेश का चुनाव होना था 2003 में, और मैं योजना आयोग का सदस्य था। तो उस समय के मुख्यमंत्री शायद दिग्विजय सिंह जी थे, हाँ दिग्विजय सिंह थे। तो वो एक प्रस्ताव लेकर आए कि वहाँ तब तक नर्मदा जो परियोजना है वो तब तक क्रियान्वित नहीं हुई थी, पूरी नहीं हुई थी। तो बिजली का बड़ा भारी संकट रहता था और सिंचाई की बड़ी कठिनाई रहती थी, गरीबी वहाँ बहुत थी। उसके बाद वहाँ बहुत प्रगति हुई है। तो दिग्विजय सिंह जी ने 276 या 286 करोड़ रुपया अलग से मांगे योजना आयोग से,
कि हमें ये अतिरिक्त दे दीजिए, अगले साल का एडवांस दे दीजिए, अगले साल जो हमें आवंटन होगा उसमें से इसको काट लीजिए। वो उन्हीं का अंश था, हमारा नहीं था वो, जिस आधार पर उनको होना था। तो उसको केसी पंत जी डिप्टी चेयरमैन थे और हम 6 लोग सदस्य थे, तो सब ने, एक ने भी विरोध नहीं किया, सब ने स्वीकार कर लिया। परंतु मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के 11 या 13 सदस्य, जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान भी सांसद थे, इनका एक शिष्टमंडल मिलने आया और विशेषकर मुझसे मिलने आया, क्योंकि राजनीतिक व्यक्तियों में मैं और एक और व्यक्ति थे। तो हमसे आके और हमें बड़ा उपालंब दिया, उलाना दिया कि आपने क्या कर दिया, वहाँ चुनाव होने वाला है और हम प्रधानमंत्री जी से भी मिलने जा रहे हैं, आप चलिए। तो मैंने कहा मैं चलूंगा पर मैं बोलूंगा नहीं। तो आश्चर्य की बात है कि जब हम प्रधानमंत्री जी से मिलने गए तो उन्होंने इतनी बुरी तरह से डांटा उन लोगों को, कहा कि ये किसानों के लिए दी जा रही है, एक निर्धारित योजना है, उसका सारा उन्होंने स्पष्ट कर दिया किस रूप से उनको वो जो है सहायता और जो सब्सिडी है वो जाएगी। तो उनका गला घोट दूं क्या? और मुझे जानबूझकर डांटा कि आप भी इनके साथ आ गए, आप क्यों आए इनके साथ? तो एक इस तरह का दृष्टिकोण हुआ करता था। अब वो सब समाप्त होता जा रहा है। वो इस तरह की, मैं खुद गवा रहा हूँ दिनेश जी, माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मेरे अध्यापक भी रहे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में विजिटिंग प्रोफेसर आए थे जब मैंने एमए अर्थशास्त्र किया, और माननीय नरसिंह राव जी थे, और तो और ये अपने इवन राजीव गांधी जी, मैं क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ था तो उनका तो आप जानते हैं कितना आपस में विरोध वैमनस्य तक चला गया था। परंतु जब भी कभी राष्ट्रपति भवन या कहीं मिल जाते थे, मैं राज्यसभा में आया था, तो हमेशा कहा करते थे आप भले आदमी हैं, कोई बात हो आपको। तो एक ये मान्यता, एक संस्कृति हुआ करती थी, वह सब समाप्त होती जा रही है और ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। जहाँ तक योजना का सवाल है, योजना को तो तिलांजलि दे दी इन्होंने, नीति आयोग बना दिया, और नीति आयोग ने, मैंने तो अभी तक नहीं देखा एक भी, मैं कोशिश करता रहा हूँ, 1-2-4 वहाँ ऑफिसर मित्र भी हैं, उनके नाम नहीं लूंगा, उनकी हानि हो जाएगी, उनसे पूछता हूँ कि नीति आयोग ने लीक से हटकर नवोन्मेषिता की, इनोवेटिव चेंजेस की कोई बात या कोई पत्र दिया हो, उनके पास भी आदेश आ जाता है ऊपर से कि इसी प्रकार की चीज बनानी है और उसमें ये भूमिका दिखानी है कि ये शीर्ष स्तर से आया है और उन्हीं को इसका श्रेय जाना चाहिए, क्रेडिट जाना चाहिए। तो योजना नाम की चीज तो समाप्त हो गई, और दूसरे जो आधारभूत आंकड़े होते हैं जिनके ऊपर सारी जितना भी जो भी नियोजन या बिना नियोजन की अर्थव्यवस्था का संयोजन तो कम से कम किया जाता है, तो उन आंकड़ों की अनुपस्थिति में तो एक ऐसी स्वस्थ और एक ऐसी परंपरा थी, आपने सही फरमाया कि 1971 का इतना कठिन काल था, फिर भी जनगणना हुई, तो जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है, यह बात समझ में नहीं आती। और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को सब कोसते थे, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि उन्होंने क्यों मंडल कमीशन को लागू किया। तो मैं सबसे ये बात पूछता हूँ कि आज तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को दुनिया से गए कई वर्ष हो गए और उनका जो कार्यकाल है वो तो 91 में समाप्त हो गया था, तो इन्होंने मंडल कमीशन को निरस्त क्यों नहीं कर दिया? और अगर उसमें कुछ दम है उस आरक्षण में, जो कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, और जिस तरह से कुछ वर्गों की उपेक्षा हुई है, तो उसके लिए जो आवश्यक आंकड़े हैं वो तो जनगणना के माध्यम से ही उपलब्ध हो सकते हैं। तो जानबूझ के ये बात नहीं की जा रही है, इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से ये भी एक सोची समझी साजिश में इसको मानता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे प्रश्नों के ऊपर जो अपने विचार व्यक्त किए हैं वो हमारे दर्शकों को पसंद भी आ रहे हैं और बहुत क्लैरिटी आई है उनके माइंड में। प्रश्न तो बहुत सारे हैं लेकिन समय की आपकी बाध्यता है और मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी फिर से आपको आमंत्रित करूंगा आपकी अनुमति से, जब आपके पास समय होगा, ताकि कुछ और अर्थव्यवस्था के जो प्रश्न हैं या कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसके ऊपर हम लोग बातचीत कर सकें। मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े, और दर्शक मित्रों मैं आपका भी आभार व्यक्त करूंगा कि आपने बहुत रुचि से इस प्रोग्राम को देखा है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैंने आपके कुछ विचारों को शास्त्री जी तक पहुंचा भी दिया है, तो मैं आपका भी धन्यवादी हूं। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से कि आप आए, इस प्रोग्राम को आपने 4 चांद लगाए। जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।